नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ण। वर्ण से जितने भी क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से देखकर बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे वर्ण से जितने भी क्वेश्चन निकले हैं सभी क्वेश्चनों की तैयारी की जाएगी। आज का जो वर्ण का जो टॉपिक है इसमें आप सभी लोगों का अपना आकलन करना होगा और देखना होगा कि आपको पूरे 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलना है और अपना आकलन ज़रूर करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको आज कितने अंक प्राप्त हुए। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। संयुक्त स्वर का एक उदाहरण कौन सा है, ध्यान देना है। यहाँ पर ई है, ऊ है, आ है या फिर ओ है। तो संयुक्त स्वर का एक उदाहरण जो है वो है अपना ओ, यानी द वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखते हैं, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है। तो स व्यंजन का उच्चारण जो स्थान है वो है अपना तालु है, यानी बा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, दंत प्लस ओष्ठ है या कंठ प्लस ओष्ठ है। तो यहाँ पे व वर्ण का उच्चारण स्थान के बारे में अपने से पूछा है तो स वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा, दंत प्लस ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन कहलाता है, धा ना, डा ढा, ना ना, टा पा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है डा और ढा, यानी कि बा वाला। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है, इच्छा के, ज्ञा के, ता के, फिर धा के। तो आपको यहाँ पे बता दें कि शब्दकोश में जो त्रा है वो ता के बाद आता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, इंगा का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है, कंठ है, तालु है या फिर मूर्धा है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इंगा का जो उच्चारण स्थान है वो है यहाँ पे कंठ, यानी दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ध्यान देना है, ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा है। यहाँ पे कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन के बारे में ऊष्म व्यंजन आता है। तो निम्न व्यंजनों में कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन के बारे में आता है। तो रा, वा, शा फिर गा। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि ऊष्म व्यंजन के जो अंतर्गत आता है वो आता है शा, यानी कि षटकोण वाला सा यहाँ पे अपना ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। और बता देते हैं आपको, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत एक तो सकर वाला सा जो अपना ये है, एक सरोता वाला सा और एक षटकोण वाला सा और एक हा, इतने ये जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन की गिनती में आते हैं। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ध्यान देना है अपने को। ओष्ठ है, कंठ है, नासिक है या फिर तालु है। तो आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो का वर्ण है वो कंठ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, अल्पप्राण, अंतस्थ या फिर ऊष्म कहलाते हैं। तो वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ, ध्यान देना है, द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण, यानी आ वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। सभी लोगों को आकलन जरूर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है और बताना है कि 50 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान देना है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं, भाषा कहते हैं, वाणी कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वो कहलाते हैं वर्ण कहलाते हैं, यानी दा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। ध्वनियों के संयोग से जब शब्दों का निर्माण होता है, क्योंकि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण के संयोग से क्या शब्द का निर्माण होता है। तो दा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखते,
देखते हैं ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, ध्यान देना है। कंठोस्थ है, कंठतालु है, तालु है या फिर ओष्ठ है। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठतालु, मतलब यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखते हैं, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। सभी को इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सभी को इसकी जानकारी जरूर होगी। स्वरों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 10, 12, 11 या फिर 7। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। स्वरों की जो संख्या है वो 11 मानी गई है, तो सवाल ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यहाँ पे वर्ण के बारे में पूछा है। तो आपको बता दें 50, 51, 52, 53। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वानों ने 49, कुछ ने 51, किसी ने 52, किसी ने 54 भी बताए हैं। लेकिन अधिकतर एग्जाम की दृष्टि से देखा गया है कि 52 को यहाँ पे सही माना है, इसलिए सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 5, 4, 2 या फिर 6। तो आपको यहाँ पे बता दें अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा है, तो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो है 4। और कौन कौन सी आपको बता दें हैं अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत 4 जो यहाँ पे सही ऑप्शन है। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आता है आपका या, रा, ला और वाह। यदि अंतस्थ व्यंजनों का और भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो आपको यहाँ पे बता दें हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक स्वर हो गया, दूसरा हो गया आपका व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला को जो है 2 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंगा, इया, ना, ना और माँ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, नासिका है या फिर ओष्ठ है। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका नासिका, तो सा वाला ऑप्शन अपना जो है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ध्यान देना है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या अपने से पूछी गई है, 33, 25, 27 या फिर 24। तो आपको बता दें हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है और ये का से लेके मा तक आते हैं। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो का से लेके मा तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या 25, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छा वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या स्पर्श है। तो सभी को पता है कि जो छा वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि छा वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा इक्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा कौन कौन से ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, आपको ध्यान देना है। इक्षा भी आता है, त्रा भी आता है और ज्ञा भी आता है और अपना श्रा भी आता है। तो इस प्रकार जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो भी यहाँ पे 4 मानी गई है और उसके अंतर्गत ये चारों आते हैं। सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए, सा, पा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान देना है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। शा, पा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो अपना तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की है, फारसी अरबी की है, अंग्रेजी की है, दक्षिणी भाषाओं की है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इसमें कुछ में बिंदु भी लगा होता है नीचे, तो ये जो है फारसी अरबी के अंतर्गत आते हैं। तो अपना बा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। गा और घा है, जा और झा है, डा और ढा है, पा और फा है। मूर्धन्य व्यंजन के बारे में पूछा है, तो मूर्धन्य जो व्यंजन है वो है डा और ढा। तो मतलब अपना सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बिल्कुल आसान है, अभी बताया था। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपका? डा है, ज्ञा है, इंगा है या फिर दा है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो है भी बताया था आपको, बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा है, और भी आपको बताए थे त्रा है, इच्छा है, त्रा है, ज्ञा है, त्रा है। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान देना है, दंत नहीं है। ता, ना, दा या फिर टा। तो यहाँ पे टा वाला जो ऑप्शन है दा, ये अपना सही है। ये क्या है? दंत नहीं है। टा को बोलने में जो है दांत का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे दा वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। अगला देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान है मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा, कंठ। यहाँ पे लगा लेना बिंदी, कंठ जो है घा का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ध्यान देना है, द्वित्व व्यंजन के बारे में पूछा है। पुणे में, इलाहाबाद में, दिल्ली में है या उत्साह में है। तो द्वित्व व्यंजन के बारे में पूछा, एक व्यंजन दो बार आया है तो वो दिल्ली में आया है। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों, यहाँ पे वर्णों कर लेना, गलती से वर्षों हो गया है तो ध्यान देना है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ध्यान देना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से, इसे सही कर लेना, अड़ा है ये। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जा प्लस या से, जा प्लस या से, सा प्लस या से, जा प्लस ना से। तो ध्यान देना है, जा वर्ण किससे बनता है? जा प्लस या से बनता है। तो यहाँ पे अपना जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना बा वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों सही है वैसे तो, यहाँ पे सेम लिखा गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्यान देना है, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अंतस्थ या फिर ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म है यहाँ पे, या फिर ऊष्म कहलाते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पे प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं। तो बा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए, इच्छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है या फिर तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि इच्छा जो ध्वनि है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के अपन क्वेश्चन और पहले भी कर चुके हैं। तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? आ, उ, मा या फिर ई। तो सभी को ध्यान है, व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? मा, यानी कि सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? ध्यान देना है, शब्दकोश के बारे में पूछा है, ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? त्रा, इच्छा, गा फिर जा। तो शब्दकोश में जो ज्ञा है वो किस वर्ण के बाद आता है, ये आपके बारे में पूछा है। तो इसका आएगा दा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। जा प्लस इया, अभी बताया था आपको, जा प्लस इया से मिलकर क्यों है ज्ञा बनता है। तो शब्दकोश में जो है जा के बाद ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? तो वो आता है अपना जा के। चलिए अगला देखिए, त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? ता प्लस त्रा, ता प्लस रा, ता प्लस ई, ता प्लस, चेंज कर लेना इसे, ता प्लस मा। तो यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे ता प्लस रा से मिलके त्रा बनता है। तो बा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानक वर्ण नहीं है? मानक वर्ण पूछा है, तो आपको पता है जो सभी वर्ण अलग अलग होते हैं मानक वर्ण कहलाते हैं। तो ये सभी जो हैं मानक वर्ण है। अब यहाँ पे नहीं का पूछा है अपने से, तो रव जो है मानक वर्ण के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आ वाला ऑप्शन अपना सही होगा। टा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ध्यान देना है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो यहाँ पे टा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, यानी बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फा का उच्चारण स्थान है, कंठोस्थ है, दंतोष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है।
फा का उच्चारण स्थान यहाँ से अपने से पूछा है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि फा का जो उच्चारण स्थान है वो है अपना दंतोष्ठ, मतलब बा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हल, अच, लुत, मूर्धन्य। तो आपको यहाँ पे बता दें कि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं और व्यंजन को हल नाम से भी जाना जाता है। तो आ वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? आष्ट है, दंत है, मूर्धा है या फिर तालु है? औष्ट होगा यहाँ पे, ये औष्ट है, दंत है, मूर्धा है या फिर तालु है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि च व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु, जो दा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही निकलेगा। अगला देखिए, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं और कौन कौन से हैं? सभी को पता है मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। यहाँ पे आ वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला देखिए, निम्न हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, ई, बड़ा आ या फिर ऊ। तो सभी को पता है दीर्घ स्वर जो है वो बड़ा आ आएगा, तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? या, ला, का या सा। आपको बता देते हैं कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा और हा, यानी तीनों सा और हा आते हैं, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला देखिए, शब्दकोश में इच्छा किस वर्ण के बाद आता है? ज्ञा, का, जा या फिर त्रा। शब्दकोश का पूछा है यहाँ पर, तो शब्दकोश में जो इच्छा है वो का के बाद आता है, तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36। आपको बता दें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो है अपनी 33, यानी सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही निकलेगा। अगला देखिए, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? यहाँ पे पूछा है अनुस्वार किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के साथ आने वाली ध्वनि, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती है वह कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, विसर्ग कहलाती है या फिर स्वर कहलाती है? तो ध्यान देना है यहाँ पे, वहाँ ध्वनि स्वर कहलाती है, तो द वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखिए, जिस स्वर में के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है कहलाता है समृत, अर्ध, अदर्भ समृत स्वर, अदर्घ विवृत स्वर या विवृत स्वर? तो वो कहलाता है विवृत स्वर कहलाता है। दा वाला यहाँ पे ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? का, खा, अम, आहा। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें हैं अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, अम और आहा। तो यहाँ पे दा बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए, हंस में लगी बिंदु चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक या निर्नासिक कहलाता है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि हंस में जो बिंदु लगी है वो आपकी अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुस्वार। तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए, चांद शब्द में लगा, चंद्र बिंदु है इसमें, चांद शब्द में लगा चंद्र बिंदु चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वार, बिंदी, निर्नासिक कहलाता है या फिर अनुनासिक कहलाता है? तो आपको बता दें हैं कि चांद शब्द में जो चंद्र बिंदु लगी है वो अनुनासिक कहलाती है, यानी कि दा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए, घोष का अर्थ क्या है? नाद, नंदी, नाद या फिर नदी? ध्यान देना है, यहाँ पे घोष के बारे में पूछा है। घोष का अर्थ क्या होता है? तो घोष का अर्थ होता है आपका नाद होता है। क्या होता है? नाद, यानी कि सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल इसको रट लें। अगला देखिए, इच्छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? का के अंतर्गत, चा के अंतर्गत, ता के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि इच्छा ध्वनि जो है वो का के अंतर्गत आती है। पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल
जाती है कहलाती है लुंठित, संघर्षी, पार्श्विक, ईषत, स्पष्ट क्या कहलाती है, ध्यान देना है अपने को, वो कहलाती है अपनी पार्श्विक कहलाती है। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण है। सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। इस प्रकार पूरे 50 यहाँ पे 51 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। सभी को बताना है कि आपको पूरे 51 क्वेश्चन में से कितने अंक प्राप्त हुए, कितने आपने सही किए। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ DK। जल्द ही मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।